नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे अ, वाहन के बारे में और इंसानों में वाहन जो है माने मानव हृदय और मनुष्य में रक्त का संचार कैसे होता है, आज हम इस बारे में बात करेंगे इंसानों के अंदर, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बात करूँगा रुधिर के बारे में। तो रुधिर अतः खून माने ब्लड जिसको कहते हैं। तो रुधिर जो है इसे आपको थोड़ा ज़ूम इन करके दिखाता हूँ, यहाँ लिखा है। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है माने फ्लूइड माध्यम होता है जिसको हम प्लाज़्मा कहते हैं, ठीक है? तो जो खून है उसमें एक फ्लूइड होता है जिसको हम प्लाज़्मा कहते हैं और इस प्लाज़्मा में बाकी कोशिकाएँ जो हैं वह रह होती हैं, बाकी कोशिकाएँ निलंबित होती हैं। माने आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, ये सब जो होते हैं प्लाज़्मा के अंदर होते हैं। तो पहली बात तो आपको ये बतानी चाहिए। तो क्या होता है ये जो खून होता है आपकी शरीर में जा रहा है, हर जगह जा रहा है, ऑक्सीजन लेके जा रहा है, ठीक है? और यही ऑक्सीजन पहुँच के फिर सारी एनर्जी आपको जो रेस्पिरेशन एरोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन बताया था, वो होता है। तो ये खून ले जाने के लिए हर जगह एक तरीके का पंप चाहिए होता है, ठीक है? पंप और वह पंप हमारे शरीर में हृदय होता है, हृदय। तो अब हम ये चीज़ सुन के हृदय के बारे में बात करने चलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है हृदय की, तो आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले ये जो ऊपरी 2 होते हैं, इन दोनों को हम अलिंद कहते हैं, इंग्लिश में एट्रियम और जो नीचे के 2 भाग हैं, इसको हम वेंट्रिकल कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में निलय कहते हैं, ठीक है? तो एक बायाँ निलय है और एक दायाँ निलय है और एक क्या कहते हैं बायाँ अलिंद है और एक दायाँ अलिंद है, ठीक है? अब 4 भाग क्यों होते हैं हृदय में? 4 भाग इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो आप दायाँ तरफ देखेंगे, ये जो सारा ब्लू-ब्लू है, ये इसलिए है क्योंकि ये डीऑक्सिजनेटेड ब्लड होता है, जो आपकी बॉडी में जो महाशरीर जो क्या कहते हैं शरीर के निचले भाग से महाशरीर और शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा जो आता है, तो ये डीऑक्सिजनेटेड ब्लड लेकर आता है, ठीक है? तो ये जो महाशिरा होता है, तो ये आता है आपके दाएँ अलिंद और दाएँ निलय में। तो ये दाएँ अलिंद और दाएँ निलय ताकि बाएँ अलिंद और बाएँ निलय से ना मिले जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्यों? क्योंकि वो खून आपके आगे में आप देखेंगे कि आपके लंग्स में जाके खून आता है वापस और वो ऑक्सीजनेटेड होता है। तो ताकि वो मिक्स ना होए 4 भाग में हमारा हृदय होता है, ठीक है? तो आपको मैं सिंपल वे में बताता हूँ क्या होता है। तो होता ये है कि आप सोचिए 1 सेकंड आपको लिख के थोड़ा दिखाऊँगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सोचिए ये आपको पहले सारे पार्ट्स बता देता हूँ। ये होता है सेप्टम जिसको हम हिंदी में कहते हैं विभाजिका, ठीक है? ये होता है विभाजिका, ये है बायाँ निलय, ये है दायाँ निलय, ये सब आपको बता दिया है। इसको इंफीरियर वेना कावा या हिंदी में शरीर के निचले भाग से जो आता है महाशिरा, ये दायाँ अलिंद है। ये इस शरीर के ऊपरी भाग से जो महाशिरा आता है, ठीक है? फिर ये फुफ्फुस धमनियाँ हैं और ये फुफ्फुस शिराइयाँ हैं, ठीक है? और ये बायाँ अलिंद है और ये महाधमनी जिसको हम एओर्टा कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है? तो ये सब हो गया। अब आप देखो होता क्या है कि जो खून है, ठीक है? अगर आपको मैं सेल की बात करूँ तो सेल एट सेल्युलर लेवल क्या होता है कि इतनी सारी छोटी-छोटी कैपिलरीज़ होती हैं, ठीक है? अब ये छोटी-छोटी सारी कैपिलरीज़ से जो है वो खून आता है, आता है, आता है और ये आपके वीना केवा या हिंदी में महाशिरा के द्वारा आता है आपकी कहाँ आता है दायाँ अलिंद में। अब दायाँ अलिंद में जब आता है तो दायाँ अलिंद पहले रिलैक्स हुआ होता है, ठीक है? ताकि खून आए। फिर जब खून बढ़ जाता है दायाँ अलिंद में, तो ये जो दायाँ अलिंद है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और सारा खून नीचे भेजेगा। कहाँ भेजेगा नीचे? नीचे भेजेगा दायाँ निलय में, ठीक है? जो दायाँ निलय है ये दायाँ निलय पे जब खून आ रहा होता है तो ये रिलैक्स कर रहा होता है कि खून भर जाए। फिर जब खून भर जाता है तो ये जो आप देखेंगे ये बीच का एक तरीके का वाल्व इसको कहते हैं, ठीक है? तो ये वाल्व बंद हो जाता है, ठीक है? ये जो जगह जो है ना ये ऐसे बंद हो जाएगी और जो खून जितना भी यहाँ आया, ये खून जब भर गया दायाँ निलय में तो ये दायाँ निलय फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा और सारा जो खून है, सारा खून कहाँ जाएगा? सारा खून दायाँ निलय से जाएगा आपकी फुफ्फुस धमनियों से जाते ही कहाँ जाएगा? ये आपके फुफ्फुस में जाएगा जैसा नाम कहता है, माने आपके लंग्स में जाएगा। कहाँ जाएगा? आपके लंग्स में जाएगा। तो आपके लंग्स में गया, ठीक है? अब लंग्स में हवा है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन सारा मैंने आपको अभी इससे बताया था कि कूपेका के द्वारा आके
आसपास जो सारा रक्त होता है उसमें ऑक्सीजन आ जाएगा। फिर ऑक्सीजन से जो ऑक्सीजन वाला जो खून है वो कैसे आता है, लंग्स से वापस आता है ये फुफ्फुस शिराया से। कहाँ से? फुफ्फुस शिराया से। और फुफ्फुस शिराया वाला जो खून होता है ऑक्सीजनेटेड होता है। ये कहाँ आता है? ये आपके बाह्यलिंद में आता है। ये आपके बाह्यलिंद में आता है और जब खून आ रहा होता है तो बाह्यलिंद रिलैक्स कर रहा होता है, और जब खून भर जाता है बाह्यलिंद में तो बाह्यलिंद कॉन्ट्रैक्ट करेगा और सारा खून, ये जो जगह ये खुल जाती है और नीचे जाता है बाह्य निलय में। ठीक है, बाह्य निलय में जाता है। और जब बाह्य निलय में खून भर रहा है तो बाह्य निलय रिलैक्स कर रहा है। तो जब खून पूरा भर गया तो बाह्य निलय कॉन्ट्रैक्ट करेगा और सारा खून एओर्टा मानी महाधमनी के द्वारा भेज देगा। और महाधमनी से फिर पूरी आर्टरीज में जाते 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 एंड में जाके आपके वापस कैपिलरीज में पहुंच जाता है, जहाँ पे फिर ऑक्सीजन जितना भी होता है हीमोग्लोबिन के साथ वो निकलता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन छोड़ता है, आपकी सेल्स पे पहुंचता है, वहां पे फिर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, तो मोटी मोटी ये बात थी। इसके अलावा दो चीजें आपको ये बताना चाहूंगा कि क्योंकि आप देखिए जो निलय या जो निलय होते हैं एक दायां और बायां। ठीक है, अब जो दायां निलय है इसको बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना है और बायां निलय को भी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना है। बट जो बायां निलय है इसको पूरी बॉडी में खून भेजना पड़ता है, तभी इसके जो मसल्स होते हैं ये ज्यादा बड़े होते हैं। इसके जो मसल्स होते हैं ये ज्यादा बड़े होते हैं दायां निलय से। तो बायां निलय के मसल्स, वैसे निलय के मसल्स बड़े होते हैं, ठीक है, कंपेयर टू अलिंद के, क्योंकि अलिंद को बस नीचे डालना होता है। पर जो निलय के होते हैं उनको एक को लंग्स की तरफ भेजना होता है, दूसरे को पूरे शरीर में। अब निलय बड़ा है बट निलय में भी सबसे बड़ा बायां निलय है, क्योंकि पूरे शरीर में उसको खून भेजना होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वाली बात समझ आ गई होगी। और बस एक और चीज आपको बतानी थी वैल्व्स के बारे में। ये जो दो वैल्व्स हैं, एक बाएं तरफ होता है, एक दाएं तरफ होता है, एक बाएं तरफ, ये खुल जाते हैं जब अलिंद कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि खून नीचे जाए। और जब निलय को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है तो ये बंद हो जाते हैं ताकि खून वापस अलिंद में पीछे ना जाए, ये या तो महाधमनी में जाए या फुसफुस धमनियों में जाए। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये बात बतानी थी। ठीक है, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो चलिए फुफ्फुस में ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश कैसे करता है हम इसके बारे में पढ़ते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा जूम इन करता हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये है आपके एक तो अलिंद है, बाएं अलिंद है, और ये दाएं अलिंद है। रुकिए ऐसे दिखाता हूँ आपको, थोड़ा आसानी होगी। ये बायालिंद है, ये आपको सब अभी बता दिया है दायालिंद है। तो जैसे बताया था दायालिंद से खून आता है। ठीक है, जो वैल्व्स होते हैं वो खुलते हैं, खून जाता है नीचे निलंद, नीचे जाता है निलय में, निलय से खून जाता है जाता है महाधमनी से, पूरी शरीर में जाता है महाधमनी से खून। और फिर ये छोटी छोटी क्या कहते हैं, फुफ्फुस के अलावा शरीर के अंगों में केशिकाएं के द्वारा जाता है, जिसको हम कैपिलरीज बोलते हैं। तो यहाँ से सारा ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन जाता है सेल्स के पास, यहाँ ऑक्सीजन जाता है सेल्स के पास, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो सेल्स से निकलता है रेस्पिरेशन के बाद वो अंदर जाता है। और ये जो है ये महाशिरा जो है ये वापस लेके जाता है हृदय की तरफ। कौन से हृदय, कहाँ पे हृदय के बाएं अलिंद की तरफ लेके जाता है। फिर खून बाएं अलिंद में जाता है, फिर जो बायां अलिंद है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वाल्व खुलेंगे और ये जाएगा खून बायां निलय में। और फिर बायां निलय में खून भर जाएगा तो बायां निलय कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो वाल्व्स हैं वो बंद हो जाएंगे ताकि वापस बायां अलिंद में ना जाए खून। और ये जाएगा कहाँ, ये बायां निलय कॉन्ट्रैक्ट जब करेगा तो खून जाएगा फुफ्फुस के लिए जाएगा, फुफ्फुस के लिए जाएगा, फुफ्फुसिया धमनी के द्वारा। ठीक है, फुफ्फुसनिया धमनी के द्वारा जाएगा, फुफ्फुसनिया धमनी के द्वारा। अब यहाँ पे बहुत सारा ऑक्सीजन होता है क्योंकि यहाँ फुफ्फुस है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा ऑक्सीजन होता है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये जाएगा फुफ्फुस धमनियों में, और फुफ्फुस धमनियों से ये सारा ऑक्सीजनेटेड खून जो है ये फुफ्फुस शिरा के द्वारा वापस आ जाता है दाएं अलिंद में। ठीक है, और फिर वही वापस साइकिल जो है दायां निलय में जाएगा और फिर शरीर में जाएगा, ऐसा गोल गोल चलता रहेगा। इसमें एक चीज बताऊंगा, पूरे शरीर में सारे जो धमनियां होती हैं वह ऑक्सीजनेटेड खून लेके जाती है सिवाय फुफ्फुसिया धमनी के। और पूरे शरीर में जो शिराएं होती हैं वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं सिवाय फुफ्फुसिया शिरा के। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है,
और इसके अलावा एक और चीज़ बताऊँगा, तो आप ये देखेंगे कि आप इस पूरे डायग्राम में जो खून है, ये हृदय में 2 बार जाता है। एक तो पहले डीऑक्सिजनेटेड खून जाता है, फिर ये फुफ्फुस में जाके वापस हृदय में आता है, तो 2 बार जाता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं परिसंचरण। क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, इसको हम कहते हैं दोहरा परिसंचरण। जब खून 2 बार हृदय पे जाता है, एक साइकिल में, ठीक है? पर ये इंसानों में होता है, ठीक है? क्योंकि ये इसलिए होता है क्या क्योंकि 4 अलग भाग हैं, तो खून डीऑक्सिजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड खून ना मिले वरना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा और हमें एनर्जी कम मिलेगी। तो इंसानों को जिनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ज़्यादा ऊर्जा चाहिए होती है, तो 4 चेंबर होते हैं, 4 भाव होते हैं। पर अगर जैसे आपको मैं बात करूँ जल स्तर चरकी या सरीसृप मानिए एम्फिबियंस और रेप्टाइल्स की बात करूँ, तो इसमें 4 नहीं इनमें 3 चेंबर होते हैं। इनमें क्या होता है, एक ये लेफ्ट एट्रियम हुआ, ये राइट एट्रियम हुआ और इनका एक कॉमन वेंट्रिकल होता है। वेंट्रिकल माने जो आपको अभी बताया था निलय और एट्रियम होता है अलिंद। तो जो डीऑक्सिजनेटेड खून आता है और जो ऑक्सीजनेटेड खून आता है, ये मिक्स होता है और मिक्स होके वापस जाता है, ठीक है? ये होता है रेप्टाइल्स और एम्फिबियंस में। क्या कहते हैं? जल, स्थल, चर और सरीसृप। जो मछलियाँ होती हैं, उसमें एक अलग चीज़ होती है। उसमें क्या होता है, उसमें सीधा उनमें सिर्फ़ 2 चेंबर होते हैं। उसमें क्या होता है, खून आया, डीऑक्सिजनेटेड खून आया, ठीक है? ये जाएगा वेंट्रिकल में मतलब निलय में जाएगा, पहले अलिंद में जाएगा, फिर निलय में जाएगा और फिर निलय ये आगे मारता है आगे कॉन्ट्रैक्ट करता है और कहाँ भेजता है, ये आपकी जो गिल्स होती है ना गिल्स फिश की, उस पे भेजता है, वहाँ से ऑक्सीजन आता है और फिर वो पूरी बॉडी में जाता है। तो फिश में सिर्फ एक बार सर्कुलेशन होती है, जबकि इंसानों में और रेप्टाइल्स और एम्फिबियंस में 2 बार सर्कुलेशन जिसको डबल सर्कुलेशन या दोहरा परिसंचरण कहते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है? तो चलिए अब ब्लड प्रेशर के बारे में बात करते हैं। तो चलिए अब हम ब्लड प्रेशर माने रक्तदाब के बारे में बात करते हैं। तो रक्तदाब आपको इसकी डेफ़िनेशन बताऊँ तो रुधिर वाहिकाओं के भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं, ठीक है? और ये जो दाब है ये जो है ये धमनियों में काफ़ी ज़्यादा होता है, पर शिराओं में कम होता है, ठीक है? ये शिरा में कम होता है और धमनी में ज़्यादा होता है। और इसका नॉर्मल वैल्यू होता है 120/80 एमएम ऑफ एचजी। एचजी मतलब मर्क्यूरी, एमएम मतलब मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी होता है, ठीक है? और 120/80 का मतलब क्या है? इसके 2 पार्ट्स होते हैं, जब तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो खून जाएगा, तो जो प्रेशर लगता है वॉल्स पे ब्लड वेसल्स के, उसको कहते हैं हम प्रंकुचन, ठीक है? जब कॉन्ट्रैक्शन करता है तो प्रंकुचन, वो नॉर्मली 120 के आस-पास होता है। और जब रिलैक्स हार्ट मतलब मैं बात कर रहा हूँ निलय की, ठीक है? जो क्योंकि मेन वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जब निलय रिलैक्स करता है, तब उस प्रेशर को कहते हैं अनुशीतलन बोलते हैं उसको और वो ऑलमोस्ट 80 के बराबर होता है, 80 एमएम ऑफ एचजी, ठीक है? इसको रक्तदाब कहते हैं, जो नॉर्मल वैल्यू 120/80 होती है, ठीक है? तो चलिए फिर आगे बात करते हैं, आपको रक्तदाब के बारे में बात करा दी, एक और चीज़ बताता हूँ। तो रक्त दाब जो होता है, ये स्फिग्नोमैनोमीटर से इसको हम देखते हैं कि कितना इसका प्रेशर है, ये देखिए यहाँ लिखा पड़ा है। इसको हम स्फिग्नोमैनोमीटर से देखते हैं और जब ये रक्तदाब काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम अति तनाव भी कह सकते हैं, जिसको इंग्लिश में हाइपरटेंशन बोलते हैं, ठीक है? और अगर ये दबाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप सोचिए खून बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहा है, जो ब्लड वेसल है, जो आपके शिरा हैं, जो आपका शिरा है और आपका जो धमनी है, अगर शिरा और धमनी पे बहुत प्रेशर डालेंगे, खून जो जाते हुए, तो ये शिरा धमनी फट सकते हैं ना, तो फट गए तो अंदर खून-खून हो जाएगा, अंदर ही अंदर ब्लीडिंग होएगी और बंदा मर सकता है, तो बहुत प्रॉब्लम की बात हो जाती है। तो रक्तदाब की बात कर ली, अब हम बात करते हैं नलिकाएँ रुधिर वाहिकाओं की, तो बेसिकली जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो आपके सारा खून, जो रुधिर को आपके पूरे शरीर में घुमाते हैं। तो आपको इसमें मेन चीज़ मैं ये बताऊँगा, जैसे आपको पता है ये सपोज़ आपका हार्ट है, अभी ऊपर-ऊपर से ड्राइंग बना रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट नहीं। ये है कि ये इसने खून भेजा, ठीक है, आपकी पूरी बॉडी में। ये किससे आपके शरीर में जाता है? आपके शरीर में जाता है महाधमनी से, ठीक है? महाधमनी से गया और फिर ये छोटे-छोटे पार्ट्स में
जाता है जिसको हम कैपिलरीज कहते हैं, और फिर ये वापस आता है बाएं तरफ, बाएं अलिंद में आता है। और किससे आता है? ये आता है वापस महाशिरा से आता है, ठीक है वापस। तो महाशिरा से आता है। अब आप देखिए जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है निलय, जो दाया निलय है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बहुत प्रेशर में वो भेजेगा खून। तो प्रेशर में खून भेजेगा तो जो ब्लड वेसल्स हैं, जो आपका महाधमनी है, इसके मसल्स जो हैं उसके बहुत स्ट्रांग होने पड़ेंगे, क्योंकि हाई प्रेशर में खून जा रहा है। अगर स्ट्रांग नहीं होंगे तो फट जाएगा महाधमनी। तो तभी इस वजह से जो मसल्स होते हैं आर्टरीज के या महाधमनी के, ये मोटे होते हैं। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल महाशिरा की बात करें, इनमें उतना प्रेशर नहीं होता, क्योंकि ये हल्का हल्का आराम से आ रहे होते हैं, जबकि ये जो है ये बहुत ज्यादा प्रेशर में आ रहे होते हैं। बल्कि तो इम्पोर्टेंट चीज आपको महाधमनी की ये याद रखनी कि इसमें मस्कुलर होती हैं, इसकी जो वॉल्स होती है ये मस्कुलर होती हैं काफी ज्यादा, ठीक है, एम फॉर मस्कुलर। जो आपकी मैं बात करूं शिरा की, इसमें उल्टा, इसमें कुछ और होता है। इसमें क्या होता है, अब ग्रेविटी आपको नीचे खींच रही है, ठीक है, खून को। तो महाशिरा क्या करे कि खून ऊपर जाए नीचे ना जाए। इसमें एक स्पेशल चीज होती है जिसको हम कहते हैं वाल्व, ऐसे, ठीक है। तो क्या होता है कि ये सपोज आपका खून ऐसे जा रहा है, ये लाल से बनाता हूँ खून, खून ऐसे जा रहा है, तो जब खून ऊपर जाएगा ना, ये ऐसे गया, तो जो ये वाल्व होते हैं ये खुल जाते हैं, ये ऐसे साइड की तरफ हो जाएंगे। खून ऊपर गया, खून ऊपर जैसे ही जाएगा तो ये वाल्व वापस इसी जगह पे वापस आके बंद हो जाएंगे, ताकि ग्रेविटी अगर खून को नीचे भी खींचे तो इससे नीचे ना जा पाए, खून खून यहीं पे ही रहे। और फिर जब ये आगे वाले जो वाल्व फिर खुलेंगे, वापस आगे ये वाल्व खुलेंगे, तो ये जो खून है ये फिर ऊपर आगे की तरफ जाएगा। तो ग्रेविटी नीचे है, पर क्योंकि वाल्व्स हैं तो वाल्व्स ऐसे होते हैं, तो खून ऐसे जाता है, खून गया ऊपर, वाल्व ऐसे खुलेगा, खून ऊपर गया, वाल्व बंद कर देगा ताकि खून वापस नीचे ना जा पाए। तो जो आपकी वेन्स होती हैं या महाशिरा होती हैं, इसमें वाल्व्स होते हैं, और आपके जो महाधमनियां एओर्टाज होती हैं, इसमें मस्कुलर वॉल होता है, ताकि हाई प्रेशर को वो संभाल सके, वरना फट सकते हैं, ठीक है। तो ये बात बतानी थी। एक सेकेंड रुकिए। तो अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण माने मेंटेनेंस की बात करते हैं। अब आप सोचिए कि आपको ऐसे दिखाता हूँ, मैं ड्राइंग से ही समझा पाऊंगा, ये आप सब उसी तरीके से बेटर सीखेंगे मेरे ख्याल से। अब सोचिए ये बहुत सारी नलियां माने ये आपकी महाधमनी हो या महाशिरा हो, चाहे कुछ भी हो, आप इनको सोचिए नलियां। अब अगर नलिया में बीच में कोई एक लीक हो जाएगा, तो बहुत सारा खून जो है, तो बहुत सारा खून है वो निकलते रहेगा, खून निकलते रहेगा, तो आपको अंदर ही अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, तो कोई इंसान या जीव मर सकता है। तो क्या करे कि नलिया के अंदर जो ब्लीडिंग हो रही है, जो खून बाहर निकल रहा है हाई प्रेशर किसी भी वजह से, ये ब्लीडिंग बंद कर सके, तो ये काम होता है प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स क्या करती हैं? प्लेटलेट्स आके ये जगह बंद कर देती हैं, तो ताकि ज्यादा खून ना निकल सके। अगर कोई बीच में लीक हुआ है तो ये खून ज्यादा ना निकल सके। तो प्लेटलेट्स का मेन काम ये होता है कि ये अंदर जो खून अगर ब्लीडिंग होने लगे तो ये ब्लीडिंग बंद करने का, ये प्लेटलेट प्लग कहते हैं इसको। आके प्लग की तरह लीक, कुछ आप सोचो नली में कुछ छेद हो जाते हैं, तो आप कुछ कपड़ा बांध देते हो, कुछ कर देते हो ना, ताकि वो पानी ना निकले बाहर, तो उसी तरीके से ये एक प्लग बना देता है ताकि बाहर खून ना निकले, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात बतानी थी। इसके बाद हम बात करते हैं लिम्फ की, जिसको हम कहते हैं लसिका। तो चलिए फिर लसिका की बात करते हैं। अब आपको एक बस ड्राइंग वही जो पहले बनाई है इतनी बार, वही बता देता हूँ। जो जैसे कैपिलरीज हैं, आपको दिखाए थे, कैपिलरीज होती हैं छोटी छोटी, जब आर्टरी से आती है और वेन्स पे फिर आगे जाती है। तो क्या होता है, ये कैपिलरीज में ना छोटे छोटे छिद्रे होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे छिद्रे होते हैं। तो इससे क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो और खाना तो ऊपर नीचे हो रहा होता है डिफ्यूजन से, बट थोड़ा बहुत प्रोटीन, ये देखिए यहाँ लिखा है कि जो कोशिकाओं की भित्त में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा, कुछ प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के अंत कोशिकाएं अवश्य में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इंटरसेल्यूलर स्पेसेस कहते हैं इसको, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में आ जाते हैं। और ये जो सारा फ्लूइड होता है इसको हम लसिका कहते हैं, ठीक है। अब ये लसिका जो है ये प्लाज्मा जैसा ही होता है, पर प्लाज्मा में प्रोटीन ज्यादा होता है, इसमें प्रोटीन कम होता है, ठीक है। इसमें प्रोटीन जो होता है, पी फॉर प्रोटीन, ये कम होता है, ठीक है।
बट प्लाज्मा में ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो ये जो सारा ये फ्लूइड है, ये फ्लूइड जाता है लसिका वाहिकों से जाता है और ये छोटी-छोटी लसिका कैपिलरीज़ होती हैं, ये लसिका वेसल्स बनती हैं और ये लसिका वेसल्स जाके जो आपका महाशिरा है, इंफीरियर वेना कावा जो है, उसमें जाके ये सारा बचा-खुचा जो गलती से निकल गया होता है फ्लूइड, ये वापस वेन में डाल देती है और ये वापस खून जाता है आपके हृदय में। एक और काम क्या होता है सारा आपके अब्ज़ॉर्ब्ड फैट और जो डाइजेस्टेड फैट होता है, जो डाइजेस्ट हो चुका हो, जो फैट जो अब्ज़ॉर्ब हो चुका हो इंटेस्टाइन से, तो वो सारा भी जो है जो लेके जाती है वेन्स तक, ये सारा काम लिम्फैटिक्स माने लसिका करती है। तो ये चीज़ें बतानी थी आपको, ये लसिका के बारे में इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है?